हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट का सॉल्यूशन डाल रहे थे हम लोग। इंग्लिश का कल डाले हैं, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का बहुत पहले डाल दिए थे। तो फाइनल एग्जाम जो हम लोग दिए थे उसी का है, तो यहाँ पर देख लीजिए सभी का। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इकोनॉमिक्स का, और सब इंपॉर्टेंट है, सारे को बना लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो डाल देंगे तो उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन में वही सब है कि आपको OMR शीट को अच्छे से भरना है, केयरफुली ध्यान देकर भरना है। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर स्पेस दिया रहेगा, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये तो टर्म वन से था ना, और माइक्रो इकोनॉमिक्स था टर्म वन में, माइक्रो, और अभी तो माइक्रो माइक्रो सब मिला कर देगा। ठीक है, तो सब देख लेना यहाँ पर इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लोग, चलिए इंस्ट्रक्शन को कल देखे थे इंग्लिश के वीडियो में, आज हम लोग डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए, एक सेकंड हो जाइए। चलिए सब कुछ ठीक है, 1 2 3 ठीक। चलिए, तो क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर। ऐसे करके पूछेगा कि वेलफेयर कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, ग्रोथ कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो वेलफेयर कॉन्सेप्ट आपका दिए थे कौन, मार्शल। ठीक है, रोबिन्स क्या दिए थे, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। एडम स्मिथ क्या है, फादर है। सैमुअल्सन आपका ग्रोथ कॉन्सेप्ट दिए थे। तो सभी को याद रखिएगा, या मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए क्लास 12 का, वहाँ पर मिल जाएगा, सब बता दिए थे यहाँ पर। चलिए सेकंड देख लीजिए, इन विच इकोनॉमी हैज़ द को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। दोनों कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, कौन इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, सोशलिस्ट और नॉन ऑफ दीज। तो दोनों सेक्टर, तो कौन हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद विच ऑफ, इस टेलीग्राम पर इसको सेट कर देगा, वहाँ पे आप बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। विच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इन द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले माइक्रो एंड मैक्रो कौन सा अर्थशास्त्री यूज किए थे, अल्फ्रेड मार्शल, मैल्थस, रेगनर फ्रिस या एडम स्मिथ। तो सबसे पहले माइक्रो एंड मैक्रो को बांटने वाले जो थे अर्थशास्त्री, उनका नाम था रेगनर फ्रिस। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। द रीजन विच ऑफ द साइज ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टुवर्ड द ओरिजिन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हम लोग बनाते हैं, तो कनकेव टुवर्ड द ओरिजिन के प्रति कनकेव होता है। तो ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है, चैप्टर फर्स्ट से आपका आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल MRS घटते हुए जाता है ना, क्योंकि एक यूनिट एक जब बढ़ाते हैं तो वाई के लिए हम लोग को एक बार 5 छोड़ेंगे, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 3, ऐसे MRS घटते जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या, 2 गुड्स का प्रोडक्शन दिखाता है कि x से y को, अगर x बढ़ाना है तो y को छोड़ना होगा। एक यूनिट x को बढ़ाने के लिए, यानी 2 से 3 करने के लिए, मान ली 5 से 4 को छोड़े, फिर 4 से 3 को, MRS घटते हुए जाता है। ठीक है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ क्या है, यूटिलिटी हो गया। चलिए फिक्स्ड कुछ यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद, क्योंकि एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे दिक्कत होगा, तो समझने के लिए हम लोग को कन्फ्यूजन हो गया था एग्जाम में। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक और नाम क्या है, एक और नाम क्या है, ये हम लोग का एग्जाम का टेस्ट में, कॉलेज का टेस्ट में भी आया था, तो इंपॉर्टेंट ये भी है आपका। तो कौन हो जाएगा, इकोनॉमिक रेंट। एक सेकंड, इक्विलिब्रियम प्राइस, एवरेज नहीं, ठीक है, इकोनॉमिक रेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक रेंट बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी इन, कहाँ पर उसको पढ़ाई होगा कंज्यूमर बिहेवियर का, मैक्रो में, माइक्रो में, नॉन ऑफ दिस, इनकम थ्योरी। तो कंज्यूमर क्या है, एक सिंगल है, तो सिंगल कहाँ पे होगा, माइक्रो में होगा। ठीक है, चलिए समझ कैसे पढ़िए, सब अच्छा से रिजल्ट आ जाएगा, बेस्ट होगा। इसके बाद हाउ डू वी कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी, हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। तो डेल्टा TU बाई डेल्टा, यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी में कितना चेंजिंग हुआ एक यूनिट, और यहाँ पर टोटल में कितना चेंजिंग हुआ, तो यह मार्जिनल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, द प्रोडक्शन हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ, क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को कौन प्रोपाउंडेड किए थे, कौन दिए थे, कौन इसके प्रचारक थे। तो ऑर्डिनल और कार्डिनल 2 होता है। तो ऑर्डिनल आपका ऑर्डर में, और कार्डिनल नंबर में, ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थे, रैंक देने का काम। ठीक है ना, तो ऑर्डिनल में रैंक देने का काम होता है। तो कौन किए थे, मार्शल तो आपका कार्डिनल किए थे, यूटिलिटी को मेजर किए थे कार्डिनल में। ठीक, पीगू तो वेलफेयर कॉन्सेप्ट दिए थे, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के ये फादर है, आगे पढ़िएगा। रिकार्डो के बारे में कुछ होता है नहीं यहाँ पर आइडिया, तो ऑप्शन नंबर, रिकार्डो रेंट थ्योरी दिए थे। ठीक, पूछेगा तब। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स दिए थे, और आपका फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इनको AC पिगू कहा जाता है।
एलन एंड हिक्स आपका दिए थे ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। RJD एलन एंड JR हिक्स, पूरा नाम है JR हिक्स, जॉन रिचार्ड करके होता है, और RJD एलन, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, शॉर्ट में एलन और हिक्स इनको बोला जाता है। तो ये हमको ऑर्डिनल थ्योरी दिए थे, कार्डिनल नहीं। बोले यूटिलिटी को हम लोग ऑर्डर में रैंक कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। चलिए, इंडिफरेंस कर्व इज, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आता है, इसमें कन्फ्यूजन भी होते हैं हम लोग, लेकिन याद रखना है कि इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर अगर बात करें, मान लिया यहाँ पर IC1 आ गया, IC2 ऐसे करके, ठीक है ना, यहाँ पे IC2 आ गया, IC3 आ गया, तो बढ़ते क्या, तो इंडिफरेंस कर्व कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा, उसका रीजन आगे बताएंगे। लेकिन इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है ना, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटता है, MRS घटता है, वहाँ मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी था, इसमें क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटेगा। वही एक्स और वाई दो गुण होते हैं ना, तो एक्स को जितना छोड़ना तो वाई धीरे धीरे कम आता है। चैप्टर में पढ़ाए थे ना, मार्जिनल रेट MRS डेल्टा वाई, और क्या बोलते हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स MRS होता है, तो MRS निगेटिव आता है, घटते हो जाता है। घटते हो कैसे, एक्स का एक क्वांटिटी अगर बढ़ाइएगा एक्स का, तो वाई का हमको 3 छोड़ दिए, फिर अगर दूसरा बढ़ाएंगे तो 2 छोड़ेंगे, एक और बढ़ाएंगे तो 1 छोड़ेंगे, ऐसे करके छोड़ना को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसमें से घटते हुए जाएगा, ठीक ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसका घटते हुए जाएगा। तो इसका आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशन, याद रखिएगा कनकेव टू द ओरिजिन होता है, ठीक। इसके ऊपर में जो देखे थे वहाँ मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी था ना, यहाँ उसके में सब्स्टिट्यूशन था, यहाँ पर यूटिलिटी होगा। एक सेकेंड, मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी घटता है, इसीलिए वो अभी देखिए एक्स वाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए थे, एक्स वाई का कॉन्सेप्ट आगे में था, यहाँ पर एक्स वाई का कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा, इसीलिए क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, कनकेव टुवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन के प्रति क्या होता है, कनकेव, यानी कि ऐसा बनता है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है। तो हम लोग भी पढ़े थे मार्जिन घटेगा, धीरे धीरे क्वांटिटी कंज्यूम बढ़ाते जाएंगे तो मार्जिनल घटते जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे MRS होता है, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा, वो आपका जहाँ पे बता रहे थे वहीं पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ मार्जिनल डिमिनिशिंग जो था रिकॉर्ड हो गया। इंडिफरेंस कर्व, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका घटता है, डिमिनिशेस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो नेट गूगल सर्च कर लीजिएगा कि हमारे क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ पढ़ाते वक्त तो बताए थे, लेकिन फिर भी। चलिए, द डिमांड ऑफ द गुलाब जामुन ड्यू टू द लो प्राइस ऑफ रसगुल्ला, रसगुल्ला का प्राइस कम होता है तो गुलाब जामुन का डिमांड क्या होगा, तो पहले सोचना होगा कि रसगुल्ला और गुलाब जामुन कैसा प्रोडक्ट है, सॉरी कैसा गुड्स है, कम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट है, बताया था कि सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन और कम्प्लीमेंट्री में अपोजिट रिलेशन, और तो इन दोनों तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है, गुलाब जामुन नहीं खाइएगा तो रसगुल्ला खा लीजिए, एक दूसरे पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, किसी का तो सब्स्टिट्यूट गुड गया, तो सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि लो प्राइस हो रहा है, प्राइस में घट रहा है तो डिमांड इसका घट जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन, प्राइस में इसका घट रहा है तो डिमांड इसका घट जाएगा, तो गुलाब जामुन का डिमांड क्या होगा, विल बी लेस, कम होगा, ठीक है, हो गया। और कम्प्लीमेंट्री में अपोजिट रिलेशन रहता, तो ये सब कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा तो बेस्ट हो जाएगा। चलिए, बजट लाइन इंडिकेट्स द, बजट लाइन क्या दिखाएगा, इसमें हम लोग को कन्फ्यूजन हो गया था, जब एग्जाम दिए तो हम शायद गलत बना दिए थे, पता नहीं, इसमें कन्फ्यूजन था। इनकम रेशियो नन ऑफ दी, तो बजट लाइन क्या दिखाता है, वहाँ पे आपको क्या दिखाता है, आपका बजट लाइन, एक सेकेंड यहाँ पर इनकम को दिखाएगा, बजट लाइन इनकम को दिखाएगा, क्योंकि बजट लाइन पे क्या दिखाते हैं कि कंज्यूमर अपना सारा का सारा इनकम को वहाँ पर खर्च कर रहा है, सारा का सारा जितना उसके पास इनकम है सब खर्च करता है। जो उस बजट लाइन का जो प्राइस होता है, प्राइस क्या होता है, पी होता है ना, पी एक्स, ठीक है, प्लस PY, पी स्मॉल वाई और फिर बिग वाई, ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग बजट लाइन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन होता है ना, तो जो इनकम होता है इनकम के बराबर होगा, या फिर इनकम से क्या बोलते हैं बजट लाइन, तो मेरे अनुसार तो इनकम रेशियो, इसको थोड़ा सा देखना होगा, एक बार नेटवर्क के थोड़ा सा क्लियर कर देते इसका क्या होगा, इसका यही होगा, प्राइस रेशियो ही होगा, हम लोग मान दिए थे इनकम रेशियो, गलत हो गया था, प्राइस रेशियो, क्योंकि बजट लाइन है ना, तो ठीक है, यहाँ पे दिखाता है कि सारा का सारा इनकम खर्च कर रहा है, लेकिन रेशियो देखिएगा, रेशियो का बात करिएगा तो रेशियो यहाँ पर क्या, गुड यहाँ पर मान ली एक्स और वाई, एक सेकेंड, तो एक्स क्वांटिटी और वाई क्वांटिटी को दिखाता है ना, यानी फिर बजट लाइन का स्लोप भी हम लोग निकालते हैं कैसे, पी प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई,
इसको थोड़ा सा नेट कर लेना, गूगल अच्छे से करके इसको देखिएगा। यहाँ पे आंसर हम देखें भी तो इसका प्राइस रेशियो था, ठीक है। तो प्राइस रेशियो सही होगा, टिक मार लीजिएगा। बचत लाइन प्राइस रेशियो को ही दिखाता है। गुड एक्स का प्राइस और गुड वाई का प्राइस कितना है तो उसी को दिखाता है, कन्फर्म है, ठीक है। चलिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट, देखिए जो बताया था कि एमआरएस के बारे में, तो एमआरएस क्या दिखाता है? एमआरएस ये तो आपका क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखाता है? मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाया था। यहाँ आप तो काम करता हूँ। स्लोप ऑफ बजट लाइन, अभी देख लीजिए स्लोप ऑफ बजट लाइन किसको दिखाता है, और यहाँ पर क्या दिखाएगा? यहाँ पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दिखाता है क्या? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब कितना एक को बढ़ा रहे हैं तो एक को कितना छोड़ रहे हैं, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशन घटता है इसमें, ठीक है। पूछेगा तो स्लोप ऑफ इनकम लाइन, ऐसा कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिएगा इंडिफरेंस कर्व का ऐसे करके जो ग्राफ बनता है तो स्लोप निकालिएगा तो ऐसे स्लोप घटते हो जाता है। यहाँ पे कैसे ग्राफ बना दिया ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना, डेल्टा ऐसे करके देखिएगा, एक को बढ़ा रहे हैं तो एक को घटाना होगा, ठीक है। तो ऐसे करके इतना इतना कम किए, इसमें तो इतनी, इसमें तो बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यही होता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक सेकेंड यहाँ पर, ठीक है। 13 नंबर, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिड्यूसेस द डिमांड फॉर द एक्स, द कमोडिटी विल बी, इनकम बढ़ता है तो डिमांड घटा देता है, यानी कि इन्फीरियर गुड यानी कि गिफन गुड्स, याद रखिएगा। गिफन गुड्स में अपोजिट कंडीशन होता है, इनकम और डिमांड का रिलेशन यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड भी फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि इनकम जब बढ़ता है तो उसका वह डिमांड कम कर देता है, क्योंकि उसके पास इनकम कम थे, पैसा कम था तो सिंपल नॉर्मल खा रहा था, पैसा बढ़ गया तब उसका डिमांड कम कर देता है, अच्छा थिंग्स बढ़िया वस्तु को कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो गिवन गुड्स यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद, ठीक है, 14 नंबर, क्या करा है कि द डिमांड, इफ द डिमांड लाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द आइटम। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा? जब आपका डिमांड लाइन ऑब्जेक्ट के पैरेलल टू द वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि आपका एक्सिस बना लीजिए तो वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना, इधर एक्स हो गया, तो इसका पैरेलल वाई का पैरेलल है, वाई का, एक्स का पैरेलल नहीं, एक्स का पैरेलल रहता तो यहाँ पे ऐसे इन्फिनिटी हो जाता, ठीक। तो एक्स का पैरेलल नहीं, वाई का पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? जीरो, इसका आंसर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कैसे? इलास्टिसिटी निकालिएगा, देखिए प्राइस तो कुछ ना कुछ है, प्राइस यहाँ से प्राइस है, प्राइस को दिखा रहा है, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे क्या? जीरो का जीरो, कांस्टेंट, कुछ नहीं, क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं, ना ही आगे जा रहा है ना ही पीछे जा रहा है, क्वांटिटी सेम के सेम है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऊपर में देखिए, ऊपर में जीरो आ गया, ठीक है, नीचे में समथिंग कुछ ना कुछ है, नीचे में प्राइस कुछ ना कुछ है समथिंग, ठीक है। तो कुछ ना कुछ है, तो ऊपर में जीरो आ गया तो जीरो आ गया, तो इलास्टिसिटी जीरो आ जाएगा, सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स ए पॉइंट वेयर, कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा? तो सबसे नॉर्मल है कि जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ये भी सही हो गया। गिवन गुड्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, गिवन गुड्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होंगे? तो आपका गिवन वस्तु में क्या दिखा था? पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है गिवन में, क्योंकि प्राइस और डिमांड में तो हमेशा निगेटिव रिलेशन, प्राइस बढ़ता है डिमांड क्या बोलते हैं, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन गिवन में वैसा नहीं। तो गिवन गुड्स में प्राइस घटने से उसका डिमांड घटता है, प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड बढ़ता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम नहीं करता है गिवन वस्तु में, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। चलिए 17 गिवन को याद रखिएगा। द टू इंस्ट्रूमेंट्स एल एंड के, व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ, क्या प्रोडक्शन फंक्शन का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर बताना आपको। तो प्रोडक्शन फंक्शन, तो क्या रिलेशन दिखाता है? इनपुट और आउटपुट के बीच में फंक्शनल रिलेशन, आपका आउटपुट आ गया, आपका इनपुट आ गया, लेबर और कैपिटल, ये आपका फंक्शनल रिलेशन को दिखा रहा है, तो यहाँ पर हो गया, ऑप्शन नंबर ए तक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर, व्हाट इज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सबसे नॉर्मल, सबसे पॉपुलर, सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था। व्हेन द टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम द मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन इज, याद होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए ये सब सवाल, ठीक है। चलिए इसके बाद, एट विच टाइम ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज, सारे के सारे को चेंज हम लोग कर सकते हैं, कौन से समय में? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी शॉर्ट रन, या फिर ऑल ऑफ दिस।
तो सारे को सारे हम लोग लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हैं। ईच पॉइंट of the isopods curve refers to the combination of two instruments that the objects are equal। isopods जहाँ भी आएगा isoquant isopods तो वहाँ पर आप इक्वल मार दीजिएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इंस्ट्रूमेंट दैट इक्वल ऑब्जेक्ट दे प्रोड्यूस ओनली आइसोक्वांट। आइसोक्वांट के बारे में थोड़ा सा आपको बताए थे, कब कब बताए थे, लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन जब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाए थे तो वहाँ पर आइसोक्वांट का थोड़ा सा डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो आप इक्वल इसमें टिक मारिएगा, करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद 22 एट वाट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन डज ए जुडिशियस प्रोड्यूसर। ठीक है, एक अच्छा प्रोड्यूसर जो होता है, न्यायिक प्रोड्यूसर, वांट टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल रेशियो। लॉ ऑफ वेरिएबल रेशियो के अनुसार एट वाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन डज ए जुडिशियस प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस, किस लेवल तक वह प्रोडक्शन करना चाहेगा। तो प्रोडक्शन दूसरा लेवल तक करना चाहेगा, तीसरा लेवल से उसको डिक्रीजिंग रेट मिलने लगता है, तो यहाँ तक सॉरी, क्योंकि सेकंड लेवल तक मार्जिनल क्या पॉजिटिव जाता है, उसके बाद घटने लगता है मार्जिनल, तो काम नहीं करता थर्ड स्टेज में, यानी कि स्टेज सेकंड तक काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म एवरेज कर्व इज द साइज ऑफ शॉर्ट टर्म, यानी कि इसका शॉर्ट एक सेकंड, ठीक है, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट का तो यू शेप हम लोग जानते हैं। ठीक है, इज द साइज ऑफ तो हो गया। रेक्टेंगुलर हाइपर बोला तो होगा नहीं, क्योंकि वो किसका होता है, वो फिक्स्ड एवरेज कॉस्ट का होता है। ठीक है, तो यू शेप रिवर्स यू होगा नहीं, यू शेप सिंपल, ए सिंपल लाइन जी नहीं, यू शेप यहाँ पर करेक्ट होगा। शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, ठीक है, तो सभी का यू शेप होता है, केवल इसका होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का होता है। तो कॉस्ट के शेप सारे को पढ़ लेना, सब नोट से पढ़ लीजिएगा, नोट जो दिए थे उसमें सब दिया हुआ है। चलिए बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल आ गया कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द क्या है, रिलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें रिलेशन क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट जो होता है ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का समेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 2 और 4 में सबसे बेस्ट हमको 2 लग रहा है। ठीक है, तो 2 ही होना चाहिए। चलिए और 25 एक सेकंड, ठीक है, वीडियो चल रहा है। फार्म इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, चैप्टर पढ़ा, इसका वीडियो बन चुका, डालेंगे कल। ठीक है, फार्म इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पर मार्जिनल एम आर इक्वल टू एम सी होता है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पर बराबर। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये सब बस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर में उसका वीडियो कल चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी कंप्लीट, तो आप पढ़िएगा तो सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड हु सेट्स, देखिए मैंने इस चैप्टर को जो जिस नोट्स में आप लोग को पढ़ाया हूँ उस नोट्स में है, उस नोट्स में 2 सवाल है, एक सवाल नंबर 27, एक सवाल नंबर 40, उसी नोट्स में। मैं उस नोट से नहीं पढ़ा तो मेरा दोनों सवाल गलत हो गया था। ठीक है, मैं दूसरा नोट से पढ़ा था, मतलब क्या बोलते, एक सर पढ़ाते थे, एक मैम, तो मैं मैम का नोट से पढ़ा था। ठीक है, तो मैं सर का नोट से आप लोग को पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोफेसर जेबी से बोले थे क्या, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, सप्लाई अपना डिमांड खुद क्रिएट करता है, समझ गए ना, क्योंकि सप्लाई होगा तो डिमांड खुद पे खुद कर ही लेगा क्रिएट, इसीलिए यहाँ बोलते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, वो अपना डिमांड खुद क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए तो हो गया, याद रखिएगा। तो नोट्स को फॉलो करिए, जिस नोट से पढ़ाया जा रहा है बेस्ट नोट्स तो वहाँ पे दे रहे हैं आप लोग को। अच्छा चलिए लास्ट 28 देख लीजिए। प्राइस ऑफ द गुड्स इज राइज बाई 40%, सप्लाई इंक्रीज बाई 10%, एक सेकेंड 10%, देन द सप्लाई ऑफ द सच गुड्स विल बी, तो सप्लाई कितना कैसे क्या होगा इसका। ठीक है, सप्लाई ऑफ सच हाई इलास्टिक इलास्टिक इलास्टिक, देखिए तो यहाँ पर क्या देखना है, 40% सप्लाई है, अब प्राइस आपका 10%, तो सप्लाई ऊपर रखेंगे, ठीक है ना, और प्राइस नीचे में रखेंगे, प्राइस हमेशा नीचे रखते हैं, प्राइस के लिए हमेशा डाउनवर्ड याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 0 0 काट दीजिए, एक सेकंड यहाँ पर पेन लगते कट गया। अब आपका बच गया 1 और 4, तो वो एक सेकंड, प्राइसेस ऑफ द गुड्स राइज 40%, उल्टी लिख दिया, यहाँ पर उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया। प्राइस 40 है ना, तो ऊपर में 10 नीचे में 40। ठीक है, अब काट दीजिए, अब काटिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर आपका, 1 से तो कम आएगा, 1 से कम आएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 0.2525। ठीक है, तो 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा तो आपका इन इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, हाईली का तो बात है नहीं, परफेक्टली का बात है नहीं, इलास्टिक तो होता है 1, तो यहाँ पर इन इलास्टिक करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए
क्योंकि जितना से डिमांड में चेंजिंग हो रहा है उतना सप्लाई में चेंजिंग नहीं होगा, प्राइस में जितना से चेंजिंग हो रहा है तो लेस इलास्टिक। 29 नंबर देख लीजिए, एक सेकेंड थोड़ा सा, चलिए पूरा चैप्टर को रिवीजन करना होगा, रिकॉल करना होगा, तब सब जाकर क्लियर होगा। डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बनते हैं यहाँ से। डिमांड इज द सेम स्टेट दैट एक्सिस्ट, सॉरी, डिमांड इज इन द स्टेट ऑफ एक्सेस व्हेन, एक्सेस डिमांड कब होगा, सिंपल सा बात है। तो एक्सेस डिमांड कब होगा, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, डिमांड इज हायर देन सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड इज हाई, तो डिमांड इज हायर देन सप्लाई, तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगा। सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत है नहीं। तो कुछ नहीं पड़े, केवल नोट्स को फॉलो किए होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, सब यहाँ पर सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए, और जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ है ना अभी, उस वहाँ मेरा प्रीवियस ईयर में गलत हो गया था, सोचिए। तो ये सब होता है, अच्छे से नहीं पढ़िएगा, अच्छे नोट्स को रिविजन नहीं करिएगा तो ये सब होता है। चलिए, कहाँ पे हम लोग, इन विच मार्केट द क्या प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज फाउंड, तो सब पढ़िएगा नोट्स को, तो सब फॉलो करिएगा तो सब पता चल जाएगा। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे होते हैं, परफेक्ट 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 कहाँ पे चला गया, मोनोपोली, एक सेकेंड, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन तो परफेक्ट कंपटीशन में तो होगा नहीं, प्योर कंपटीशन में तो, मोनोपोली में तो होगा नहीं, ऑल ऑफ दिस यहाँ पर कैसे होगा, तो उसका तो आंसर दिया नहीं, जहाँ पे मेन आंसर होना चाहिए, किस में होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक यहाँ पे दिया नहीं, तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। एक सेकेंड, क्या मैसेज, चलिए, तो यहाँ पर मोनोपोली ही मारना होगा ना, वीडियो पॉज नहीं हुआ था, ठीक है, तो मोनोपोली मारिएगा, क्योंकि मेन आंसर दिया नहीं तो मोनोपोली हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, ठीक। चलिए, यहाँ पर ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, ठीक है। 30 एक सेकेंड, कौन मैसेज इतना, चलिए नेट को ऑफ कर दिया, ऑन था। चलिए, हो गया यहाँ तक। 30 नंबर देख लीजिए, प्योर कंपटीशन, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स, एक सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स डू यू ऑल, पूरा, ठीक है, ठीक है, वीडियो, चलिए, तो क्या बोल रहे थे, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स डू ऑल द फार्म्स प्रोड्यूसर्स इन द फुल कम्पिटिटिव मार्केट, फुल कम्पिटिटिव क्या, कैसा 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 कैसा, होमोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है। चलिए, और देख लीजिए 32 देख लीजिए, और व्हाट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और देंगे, इकोनॉमिक्स में टेंशन नहीं लेना, अभी थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे, उसके बाद कंप्लीट सिलेबस 2 चैप्टर बचा, उसका नोट्स ही भी अवेलेबल नहीं है, कंप्लीट करा देते, क्या करें हम, कुछ समझ नहीं आ रहा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एआर कर्व एंड एमआर कर्व अंडर द मोनोपोली, मोनोपोली में क्या होगा, तो मोनोपोली में हमेशा एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है, ग्राफ करके दिखा देता है आपका, तो एवरेज रेवेन्यू रहता था एआर, ठीक है, और उसका डाउनवर्ड में क्या रहता था, एमआर रहता था, एमआर, तो एआर हमेशा देख रहे हैं ज़्यादा है ना, एआर हमेशा ज़्यादा है ना, एक सेकेंड, एआर हमेशा ज़्यादा है, बड़ा है, तो एआर हमेशा बड़ा होगा, तो एआर कहाँ पर, एआर यहाँ पर देखिए बड़ा है, ठीक है, और पे कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। चलिए, 33 नंबर देख लीजिए, इन विच मार्केट द स्ट्रक्चर देयर वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ एन आर्टिकल, एक ही प्रोड्यूसर पैदा करने वाला एक ही होगा, तो कौन होगा, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा बताइए। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे इम्परफेक्ट होते हैं, बात हो नहीं रहा है, इम्परफेक्ट में तो तीनों आ जाता है, तो तीनों में मेन आपका मोनोपोली आएगा, ठीक है। चलिए, 34, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट intake received by a seller from the sale of a 50 units of the articles at 6 per unit, और कितना अमाउंट प्राप्त करेगा, इनटेक करेगा, रिसीव करेगा बाय द सेलर फ्रॉम ए सेल ऑफ 50 यूनिट बेचेगा आर्टिकल, 6 रुपया दाम है, तो 6 पचे 30, 300, इसका आंसर बहुत आसान था, ठीक है। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ इनटेक रिसीव्ड बाय ए सेलर, एकदम आसान था, सिंपल था। चलिए, इसके बाद देखिए 35, इसका आंसर गलत कर दिया, हम लोग को जानकारी नहीं था उस समय, ये थोड़ा सा हाई लेवल से दे दिया। यहाँ पर वही दिखा रहा है ना कि एवरेज जो होता है ना, एवरेज रेवेन्यू वह ग्रेटर होता है किससे, मार्जिनल रेवेन्यू से, उसी को दिखा रहा है। तो एवरेज यहाँ पर किससे ग्रेटर, देखिए एवरेज रेवेन्यू का बात यहाँ पर हो रहा है ना, यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कैसे बराबर दिखा दिया, बराबर यानी कि यहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा यानी कि बड़ा है, मार्जिनल से बड़ा है, तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, तो इसको याद ही रखना होगा, ठीक है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपको स्मॉल इलास्टिसिटी को दिखा रहा है, ठीक है, तो फार्मूला इसको याद रखिएगा। ये घुमा के ही पूछ सकता है, कैसे, यहाँ पर ए आर जो है ना, ए आर इसमें, सॉरी ए आर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा ऐसे करके, ई यहाँ पर 1 और डिवाइडेड में ई, ठीक है ना, इक्वल टू में एम आर लिख देगा, ऐसे भी दे सकता है, दोनों फार्मूला को याद रखिएगा,
ठीक है, एक याद रखिए दूसरा बन जाएगा। तो ये फार्मूला है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट टिक मार लीजिएगा। चलिए एम आर इज सोन, तो डेल्टा में जितना चेंजिंग होगा डेल्टा टी आर बटा में डेल्टा क्यू, तो आपका होगी एम आर। वही ना, तो एक यूनिट में कितना चेंजिंग करे, टोटल रेवेन्यू में कितना का चेंजिंग होता है, तो वही होता है हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक, एक एडिशनल यूनिट को चेंज करने में कितना हम लोग का क्यू क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी प्रोड्यूस दिखा रहा है ना, लेबर नहीं दिखा, रेवेन्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस दिखाएगा। तो चलिए 30 डिमांड कर्व ऑफ ए फार्म इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू कर्व बोलते हैं ना। तो परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होगा, मोनोपोली में इम्परफेक्ट। डिमांड कर्व ऑफ ए फार्म इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक यानी कि पैरेलल टू यहाँ पर एक्स एक्सिस पैरेलल, यानी कि क्वांटिटी कुछ ना कुछ है, क्वांटिटी कुछ ना कुछ है और प्राइस आपका जीरो है, प्राइस आपका प्राइस कांस्टेंट है, यानी कि प्राइस का बात कर नीचे में कांस्टेंट, ऊपर में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। तो इसका वैल्यू क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी आता है। तो कहाँ पे होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 38 द प्राइस ऑफ ए गुड्स इन द मार्केट इज डिटरमिन एट ए पॉइंट वेयर, कहाँ पर प्राइस डिटरमिन होता है, तो बहुत बार बताएं कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं वहाँ पर प्राइस डिटरमिन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का है कि व्हाट विल बी द टोटल प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ 5 यूनिट ऑफ द कमोडिटी और द मार्जिनल यूनिट शेड्यूल फ्रॉम द गिवन बिलो। मार्जिनल आपका दिया हुआ है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा उसके बारे में आपको दिखाना है। ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ 5 यूनिट, तो 5 यूनिट तक प्रोडक्शन करेंगे तो टोटल मेरा कितना रेवेन्यू जनरेट होगा या फिर कितना प्रोडक्शन होगा। तो देखिए 5 यूनिट तक करना है, तो यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ तक करना है। ये मार्जिनल दिया है तो टोटल पूछ रहा है, तो टोटल कितना होगा, सबको ऐड कर दीजिए। तो 5 यहाँ तक सभी को ऐड कर दीजिए, यहाँ तक ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, तो 6 4 10 8 18 18 और 10 28 28 और 12 28 और 12 कितना हो जाएगा 40, तो 40 यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बस टोटल निकल गया, मार्जिनल दिया था तो 5 यूनिट तक। ठीक है ना, तो टोटल प्रोडक्शन का बात यहाँ पर हो रहा है। आपका लास्ट नंबर 30 जो बोल रहे थे कि जो नोट से आपका क्वेश्चन नंबर जो पीछे था यहाँ पर इसको 40 नंबर, तो दोनों नोट्स के हूबहू देखिएगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं भी इसका शायद गलत कर दिया था, लॉन्ग मार दिए थे वहाँ पर, उसको गलत कर दिए थे। और 1 2 मैं 3 4 तो यहाँ पे MCQ में गलत किए थे, इसी के चलते इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा नंबर कम आ गया था। तो आपका वेरी शॉर्ट यहाँ पर जो होता है ना, इसी में आपका मार्केट प्राइस फाउंड होते हैं। ठीक है, तो कहीं अगर नोट्स के मैं प्रूफ भी अभी दिखा सकता हूँ, बोलिएगा तो दिखा दूँ भैया, जस्ट 1 सेकंड रुकिए। तो PDF में ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ है, तो पढ़ा तो चैनल पर डालें तो मिल जाएगा, वहीं पे खोजिएगा तो मिल। कहने का मतलब कि PDF जो फॉलो करवाते हैं हम लोग, तो वहाँ से बेस्ट आता है रिजल्ट, तो वहाँ से उसको पढ़िएगा तो बेस्ट आपका आएगा। तो MCQ था अच्छे से बता दिए, 1 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हुआ होगा तो उसको थोड़ा सा नीट गूगल कर लीजिएगा, बाकी कहीं पर कोई दिक्कत होगा नहीं, बाकी सब कुछ सही बताएं। ठीक है, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।